एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डे 2 के साथ अपनी क्लास को। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। भाई सर बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। सर एक लेक्चर हमारा आ चुका है, आज डे 2 है, मतलब डे 1 में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। किसके कर लिए थे एक बार फिर से जान लेते हैं। भाई हमको पता है अगर हम बीएससी 5th सेमेस्टर की बात करें तो हमारे पास दो पेपर हैं, एक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ओके सर, इसमें से हमने पहला पेपर उठाया था जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और इसके अब तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और उन 10 क्वेश्चंस के सबके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर कर चुके हैं, किस तरह से लिखना है सब कुछ जान चुके हैं। सर आज के लेक्चर में हम अगले और क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के लिए करने वाले हैं और इसका हमने पर्पस जो था वो भी हम बता चुके थे। भाई पर्पस क्या है, भाई आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ में अभी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से हैं तो भाई आपकी डेट शीट आ चुकी है, वो डेट शीट भी हमने जारी कर दी है। तो डेट शीट आ गई है तो भाई जाहिर सी बात है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और अगर हम अपने चैनल की बात करें तो हमने अपने चैनल पर अब तक आज की डेट तक बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए पहले पेपर से 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे पेपर से हमने 2 यूनिट कंप्लीट करी। तो भाई अभी तो बहुत सारा सिलेबस बचा है। तो प्रॉब्लम ये है कि सर अगर हम सिलेबस करने बैठ गए उधर तो हमारा एग्जाम तक सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि हम पिछले प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं और उसके साथ साथ जितने भी टॉपिक वहां पर आए हैं, पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। इससे होने वाला यह है कि भाई किस टाइप का पेपर आता है ये हमको पता चल जाएगा। दूसरा यह है कि अगर उनमें ऑप्शंस भी है ना तो हम ऑप्शंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे क्लियर होते चले जाएं। तो हम वही उसी बेस पर हम करने वाले। चले काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते क्योंकि टाइम हमारे पास एक्चुअल में ही ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए। तो भाई हमने इसमें अब तक 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपको पता है। भाई ये जो 10 क्वेश्चन है हमने इसमें से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भाई डे 1 वाली जो क्लास है आप उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको ना मिले तो इस लेक्चर की ही प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में चले जाना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लास करनी है, बाकी यूनिट्स कंप्लीट पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हो जहां पर हमने अपलोड कर रखे हैं। आइए अब हम बात करते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है भाई, विच वन इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ डीडीटी। हमसे कहा भाई हमको ये बता दीजिए कि डीडीटी को हमें बनाना है, डीडीटी को हमें सिंथेसाइज करना है। तो मुझे ये बताइए मुझे किस चीज़ का यूज करना पड़ेगा। क्या मैं क्लोरोबेंजीन से बना सकता हूँ, क्या मैं बेंजीन से बना सकता हूँ, क्या मैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से बना सकता हूँ, या CaCl3 क्लोरोफॉर्म से बना सकता हूँ। सर मैं हर ऑप्शन का नाम भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, ताकि हमें सबके साथ देखना है कि हम किससे बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ना डीडीटी को हम किस तरह से बनाते हैं, डीडीटी को हम कैसे बनाते हैं, इसके ना रिएक्शन लिखते हैं। मैं डीडीटी की प्रिपरेशन यहाँ पर लिखता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। मैं डीडीटी को बनाने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत होती है CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO। भाई इसका नाम क्लोरल होता है। क्या होता है? क्लोरल, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। क्लोरल भाई CCl3 CHO, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वी नो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन से Cl लगा हुआ, इसी को तो क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और एक्चुअल में एक क्लोरोबेंजीन जो होती है ना वो एक ना होकर कितनी होती है, 2 क्लोरोबेंजीन का यूज हम करता है। 2 क्लोरोबेंजीन सर, एक क्लोरोबेंजीन ये रही और दूसरी हमने यहाँ ले ली। और हम पता है भी बेंजीन के हर एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है जिसको हम दिखाते नहीं। तो इसके पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है ना, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ये जो दोनों हाइड्रोजन इनके पैरा वाले इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद बना क्या देंगे भाई, ये बना देते, देखो H2O मिलकर H2 निकाल लेंगे,
ठीक है। यहां से क्या बचा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH से क्या लग जाएगा, एक इधर हमारे पास एक रिंग लग जाएगी, एक रिंग लग जाएगी जिसके पैरा पे Cl लगा है, एक इधर हमारे पास एक रिंग लग जाएगी जिसके पैरा पर Cl लगा है। सर यही फॉर्मूला होता है DDT, मतलब क्या होगा, P, P डैश मतलब पैरा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथिन। तो सर ये DDT का फुल नेम होता है P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन DDT। तो DDT को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, पहला क्लोरल और दूसरा होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम पहुंचते हैं सर अपने क्वेश्चन पर। हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया सर, हमसे ये पूछा गया है कि भाई हमको ये बता दीजिए सर कि अगर हम DDT को बनाना चाहेंगे तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे बेंजीन की जरूरत पड़ेगी, नहीं। क्या मुझे CCl4 की जरूरत है, नहीं। क्या मुझे क्लोरोफॉर्म की जरूरत है, नहीं। क्या मुझे क्लोरोबेंजीन की जरूरत है, बिल्कुल यस सर, मुझे जरूरत है क्लोरोबेंजीन की। मैं क्लोरोबेंजीन से DDT का फॉर्मेशन कर सकता हूं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। लो क्वेश्चन नंबर 12 और भी आसान तरीके का दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको बहुत ही आसान तरीके का आपको दे रखा है, और ये क्या दे रखा है जरा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भाई क्या कहा है सर क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोला है सर व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज DDT। DDT किस तरह का कंपाउंड है, क्या ये हर्बिसाइड है, क्या ये इंसेक्टिसाइड है, क्या ये फंजाइसाइड है, क्या ये रोडेंटिसाइड है। सर ये चार टर्म है। पहली बात है सर इन चारों का ना हम मतलब जान लेते हैं, काहे, क्योंकि मतलब नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मतलब नहीं जानेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अभी मान लो हर्बिसाइड पूछ लिया, अगली बार इंसेक्टिसाइड पूछ ले, फिर फंजाइसाइड पूछ ले, किसी को भी पूछ सकता है ना। तो चलो एक काम करता है, सबसे पहले इनका मतलब जानते हैं हर्बिसाइड्स क्या होता है। हर्बिसाइड्स का मतलब ऐसी दवा, ऐसा कंपाउंड जो हर्ब्स को मारने में यूज की जाती है, उसे हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। सर हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स मतलब हम बोल सकते हैं जो छोटी छोटी घास फूस होता है उसको मारने के लिए। जैसे कि हमारा खेत है, हमने खेत में सर गेहूं बो दिए, ठीक है। अब गेहूं के साथ साथ में क्या होता है, कुछ घास टाइप की चीजें जो होती है ना उसके साथ निकल आते हैं, उपज जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर उनको मारने के लिए उसमें दवा मारते हैं ना, वो दवा हर्बिसाइड्स कहलाती है। वो दवा क्या कहलाती है, हर्बिसाइड कहलाती है। तो कुल मिलाकर जो घास फूस होता है उन हर्ब्स को मारने के लिए जो दवा का हम यूज करते हैं, जिस कंपाउंड का हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं हर्बिसाइड्स। ओके। दूसरा है इंसेक्टिसाइड। सर इंसेक्टिसाइड का क्या मतलब है, इंसेक्ट मतलब क्या, कीड़े मकोड़े। सर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जिस ड्रग का, जिस कंपाउंड का हम यूज करते हैं उसे इंसेक्टिसाइड कहेंगे। फंजीसाइड क्या होता है सर, फंजीसाइड बोल दो या फंजाइसाइड बोल दो। फंजाई क्या होता है, फंजाई मतलब हिंदी में अगर बोले तो उसको हम कवक बोलते हैं, कवक। आपने देखा होगा ना, अगर हम बहुत टाइम तक अपने घर में किसी कपड़े को टांग के रखते हैं तो उस पर थोड़ी थोड़ी फफूंद सी मतलब रुई सी निकलने लगती है ना, ऐसा हो जाता है, जमा हो जाती है किसी जगह पर। या फिर हमने देखा कि अचार हमने किसी डब्बे में भर रखा है, अचार में तेल कम हो जाता है तो वहाँ देखते हैं ऊपर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी इकट्ठी हो जाती है। या रोटी बहुत दिन तक रखी रहे कहीं पर तो उसके ऊपर फफूंद सी लगी, वो फफूंद जो होती है ना, वो जो कवक होता है उसी को हम फंजाई बोलते हैं। उसको मारने के लिए जिस दवा का, जिस ड्रग का, जिस कंपाउंड का हम यूज करते हैं उसको हम फंजाइसाइड कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। या कहीं कूड़ा कचरा होता है तो आपने देखो बरसात के टाइम में कूड़ा कचरा पड़ा है, या गांव देहात में देखो तो वहाँ पर छोटी छोटी छतरी सी निकल आती है ना, तो वो भी हमारा एक फंगस है, एग्रीकस टाइप का है ना, तो वो भी हमारा एक फंगस होता है। फिर होता है हमारे पास रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड क्या होता है सर, रोडेंटिसाइड एक कैटेगरी है, आप जूलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं उनको, जैसे चूहे हैं, है ना, खरगोश हैं, ये कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के जानवरों को, या सॉरी इस तरह के मतलब छोटे छोटे रोडेंटिसाइड्स को मारने के लिए, रोडेंटाइन को मारने के लिए जो दवा का, जो ड्रग का, जो कंपाउंड्स का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रोडेंटिसाइड कहा जाता है। आई होप इन चारों वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सर अभी मैं ये जानना चाहता हूँ DDT क्या है। भाई DDT मेरा एक इंसेक्टिसाइड है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको मारने के लिए, खास करके एग्रीकल्चर फील्ड में
खेती बाड़ी में जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीडीटी का यूज किया जाता है। हालांकि बहुत सारे देशों में डीडीटी को इस वक्त बैन कर दिया गया है कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण या फिर एनवायरनमेंट के कारण, लेकिन हमारी इंडिया में पूरी तरह से बैन नहीं है, कुछ जगह चल रहा है कुछ जगह नहीं चल रहा है। ठीक है, तो डीडीटी की बात करें तो एक इंसेक्टिसाइड होता है। आई होप ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द क्वेश्चन इज द बॉन्ड एंगल फाउंड इन बेंजीन, बेन इधर लिख दिया, जीन इधर लिख दिया, भाई बेंजीन है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। बेंजीन में या बेंजीन साइकिल में बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हमको पता है सर बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सर ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये तो होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होता है, बिल्कुल होता है। और बेंजीन के हर कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हम कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन तो इस पर sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अब यहीं से बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो, यहीं से बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर कैसे? भाई हम पढ़े थे अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है तो वहां पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, अगर हमारे पास sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आई होप इतनी बात आपको याद होगी कि हमने क्या कहा था, sp जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, sp2 में 120 डिग्री होता है, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो सर यहाँ पर कौन सा होता है? sp2 तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। भाई हम सबको पता है यहाँ डबल बॉन्ड होता है, sp2 हाइब्रिडेशन है। और अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। वी नो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं ना। अगर मैं यहां से भाई मेजर करना चाहूं, मैं यहां से मेजर करना चाहूं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? ये मान के चलते हम ये ले लो, चलो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। भाई 120 120 120 तभी तो 360 बनेगा पूरा। तो बेंजीन में यानी बेंजीन साइकिल में बॉन्ड एंगल कितने का होता है? तो हम कहेंगे सर 120 डिग्री का होता है। आई होप इतनी बात भी आपको क्लियर होगी, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ईथर। भाई ईथर में कौन सा बॉन्ड है? लो सिंगल लाइन आंसर है, सिंगल लाइन छोड़ो, सिंगल वर्ड आंसर है भाई, सिंगल वर्ड आंसर है। हमसे ये पूछा है ईथर में कौन सा बॉन्ड होता है। सर ईथर की बात करें क्या होता है? ROR। आर क्या होता है? कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है। इधर क्या होता है? मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो ईथर हो गया। बिल्कुल। आपसे पूछा है ईथर 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 CH होगा नहीं, OH होगा नहीं, CC होगा नहीं, कौन होगा? CO। बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर। ईथर में देखो इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, इधर कार्बन, तो यही तो ईथर हो गया। बिल्कुल हो गया। तो ईथर में पाए जाना वाला वो जो बॉन्ड है दैट इज CO या फिर COC, ये हमारे पास बॉन्ड पाया जाता है। तो इन चारों में जो आंसर होगा दैट इज द C इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, ये ईथर की कहानी होगी। सर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, बता दो जरा। अरे बड़े सिंपल से, तो क्लास 12 टाइप का क्वेश्चन आ गया। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोइंग ऑर्डर। भाई एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको करना है, तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को निकालना है। डिहाइड्रेशन मींस क्या होता है? वाटर रिमूवल। तो आपसे पूछा गया कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से मुझे कहां से एल्कोहल को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको रिएक्शन भी समझ में आ जाए और आप इसको आगे भी कर सको। देखो हमने लिखा सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। 1 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं भाई? OH जिस कार्बन से लगा उससे एक कार्बन लगा, ठीक है। दूसरा करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ मैंने OH लगा दिया। सर मेरे 2 डिग्री एल्कोहल हो गए। काहे बोला हमने 2 डिग्री इसको? भाई हमने इसलिए बोला है क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा उससे डायरेक्टली 2 कार्बन लगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर OH लिख दिए, यहाँ पर CH3 लिख दिए और यहाँ पर भी CH3 लिख दिए।
ये मेरा क्या हो गया, ये सर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। हम कहेंगे सर क्यों है 3 डिग्री अल्कोहल? भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल है इसलिए क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा उससे 3 कार्बन लगे हुए हैं और हमको करना है इसका क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब H2O, मतलब इनसे सबसे H2O मेरे को निकालना है। सर मेरे को निकालना है पानी, मतलब H2O कहाँ से, अल्कोहल से। और H2O जब हम निकालते हैं तो भाई कैसे निकालते हैं, भाई हम ऐसे निकालते हैं जिस कार्बन से OH जाएगा उसके बराबर कार्बन से H जाएगा, जिस कार्बन से OH जाएगा उसके बराबर कार्बन से OH, बराबर ये भी हो सकता है, ये भी कहीं से भी निकाल लीजिए, जिस कार्बन से OH जाएगा उसके बराबर से H जाएगा। तो अगर हम ये कहें सर, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूं, OH यहां से H यहां से मिलकर बना लिया H2O, तो यहां कौन बचेगा, CH2। यहां पर से OH निकला, यहां से H निकला, तो बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर भी CH2, ये बन जाएगा पहले का प्रोडक्ट। दूसरे वाले में CH3 से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर CH, क्योंकि यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो यहाँ पर बचेगा CH2, तो ये एल्कीन बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें तो कोई समस्या होगी नहीं, जहां से OH निकाला उसके बराबर वाले से H निकाल दिया है और बीच में बन गया है एल्कीन। सर ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इनका डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है सर इनका अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भाई मुझे करना ये पड़ेगा, अगर हम यहाँ देखें इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है विद हीट। और वो हीट भी कितना, आपको यहाँ पर हीट भी बहुत अच्छा खासा होता है, 443 केल्विन, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस पर जब आप H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तब यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये बन जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो यहाँ H2SO4 की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ H3PO4 में भी काम हो जाता है। हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग है बट उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक मान सकते हैं, और इसका भी 85% हम यूज करते हैं और इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर लगभग ही थोड़ा बहुत कम देना पड़ता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी हमारा H3PO4 हम यूज कर देंगे और वो भी मात्र 20% में यूज हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों को जो मैंने वैल्यू लिखी है वहां से मैं एक चीज आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। नोटिस ये भाई कि यहाँ पर हम H2SO4 यूज करते हैं वो भी 100%, यहाँ पर H3PO4 मात्र 85% यूज कर रहे हैं, तो मतलब बाकी 15% पानी होता है। यहाँ बात करें 20% H3PO4 मतलब बाकी 80% पानी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमको ज्यादा अमाउंट एसिड यहाँ देना पड़ रहा है, यहाँ पर कम अमाउंट एसिड देना पड़ रहा है, तो मतलब ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी आसान होगी। तो हम कहें सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में सबसे अच्छे से डिहाइड्रेशन कहाँ होगा, हम कहेंगे सर 3 डिग्री बहुत अच्छे से कर सकता है, फिर 2 डिग्री कर सकता है, फिर 3 डिग्री कर सकता है। दूसरा ऐसे मान के चलो सर भीड़ भाड़ कहाँ ज्यादा है, हम कहेंगे सर 3 डिग्री में भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा, धक्का मुक्की ज्यादा होगी, धक्का मुक्की ज्यादा होगी तो H2 बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो हम क्या कहेंगे सर जिसमें भीड़ भाड़ ज्यादा वहां पर डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा। तो अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है सर डिहाइड्रेशन का ऑर्डर आपको बताना है किसमें ज्यादा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमने अभी अभी देखा सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्लास 12th में भी आपका आता रहता है। अभी हम चलते क्वेश्चन नंबर 16 के पास। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 हमसे ये कह रहा है कि सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म when phenol is heated with chloroform and alcoholic KOH, this reaction is called। लो भाई हमें तो समझ में आया नहीं, आपको आया नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं। पहले इसका कहने का तरीका समझ लो। पहले तो उसने कहा हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, सॉरी सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, फिनॉल को हम हीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ। तो बताइए कौन सी वाली रिएक्शन है, क्या ये रीमर-टीमर रिएक्शन होगी, क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, क्या ये रोजनमुंड रिएक्शन होगी, क्या ये गटरमैन रिएक्शन होगी? तो मैं आपको बता दूं भाई, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं कि सर ये जो रिएक्शन आप बात कर रहे हो वो रीमर-टीमर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में हमें चारों रिएक्शंस पढ़नी है। चारों क्यों पढ़नी है भाई? इस बार ये पूछ लिया, अगली बार हो सकता है इसको पूछ लिया।
तो इसलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक तरीका भी यही है हमारा, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही इसलिए रहे ताकि हम रिलेटेड जितने भी हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को विद क्वेश्चन समझें। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, अपने मोटिव की तरफ लौट के आते हैं। और हमारा मोटिव ये है सर, क्या मोटिव है कि मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं सर, ये बता दो। हम बात कर रहे हैं देखो इसकी टाइमर रिएक्शन, टाइमर रिएक्शन। देखो मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं यहां पर, कोई विद मैकेनिज्म नहीं बात करेंगे हम, क्योंकि मैकेनिज्म की बात बाद में करेंगे जब हम यूनिट को पढ़ेंगे ना। जो पढ़ लिए बहुत सारे रिएक्शंस हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं। तो रेमेटिव रिएक्शन एक्चुअली देता है हमारे पास फिनॉल। कौन देता है भाई? फिनॉल देता है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करा दूं किसी बेस के साथ, आप NaOH ले सकते हो या फिर आप KOH ले सकते हो, आप किसी की भी रिएक्शन करा सकते हो NaOH या फिर KOH। अगर आप NaOH की रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे NaOH की रिएक्शन हमने कराई, तो NaOH की रिएक्शन क्या बेस है ना वो, तो बेस क्या करेगा हमारा, यहां से फिनॉल से H+ को हटाएगा और फिनॉल से H+ को हटाने के बाद क्या लगा देगा, Na लगा देगा। तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ, CHCl3 और क्या साथ में क्या रहना, H+, एसिड डाल रहा है, एसिडिफाइड करना होता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां पर HNA को आके यहां पर OH बना देता है, और क्लोरोफॉर्म का वर्क होता है यहां पर क्या बनाता है, एसिटाल्डिहाइड बनाता है, CHO। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ये समझ में आपका विद मैकेनिज्म आएगा। हम मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं करा रहे, हम यहाँ पर कोई किसी भी तरह की मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको ये फिलहाल आपको डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CCl4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या बना देगा सर, ये बना देता है OH और COOH। इसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ये होता है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड और ये सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं। तो रेमेटिव रिएक्शन, इसको भी हम रेमेटिव रिएक्शन बोलेंगे, इसको भी हम रेमेटिव रिएक्शन बोल देंगे। अगली रिएक्शन हम कर लेते हैं। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन हमारे पास एक बार देखो कौन सी है भाई, अगली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना दो तरह से होती है। दो तरह से कौन सी होती है, अगर हम यहां बोले कि हमारे पास इसे मान लीजिए रिंग है ना, ये हमारे पास रिंग है, खाली बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं। मान लो बेंजीन है हमारे पास और बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास कि रिंग होगी, ये AlCl3 Cl को लेकर AlCl4 नेगेटिव बना लेता है, यहां से बचता CH3, वो जाके रिंग पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है। सर इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। या फिर क्या होता है, या फिर ये होता है कि अगर मैं एक काम करता हूं, यहां पर एल्किल हैलाइड ना लेकर एसिल हैलाइड लेता हूं, है ना, तो क्या होगा भाई, काम वही होता है कि AlCl3 का काम होता है Cl को ले जाना, तो यहां से बचेगा COCH3, तो यहां पर लग जाता है COCH3। सर ये दोनों रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही होती हैं। अंतर क्या होता है सर, इनका नाम में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अंतर ये है, इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है, और इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है, एसाइलेशन। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा हो गया हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर एसिल ग्रुप जुड़ रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो एसाइलेशन, और एल्किल ग्रुप है तो एल्काइलेशन। बस खत्म कहानी, ये फ्रीडल क्राफ्ट की बात होगी। सर अगली रिएक्शन देख लो एक बार पहले। अगली रिएक्शन है हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन। तो वो रोजनमुंड बहुत सिंपल सी रिएक्शन भाई, हम बात करते हैं यहां पर रोजनमुंड रिएक्शन। और रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है भाई, इसमें हम कोई भी एसिल हैलाइड लेते हैं, मतलब जैसे मान लो रिंग है मेरे पास
और रिंग का रिएक्शन कराता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है कोई भी Cl, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया हमने, और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराता है H2PD के साथ इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। तो इनका काम केवल एक ही होता है भाई, इनका काम केवल एक ही होता है, और वो काम ये होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन इसमें से लगता है भाई, H2 के साथ रिएक्शन कराना ना, एक लगता है C डबल बॉन्ड O से तो एल्डिहाइड बना देता है, दूसरा Cl से तो HCl बना देता है। तो इसमें हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म होता है इन रोजनमोल्ड रिएक्शन। अगली रिएक्शन और करते हैं भाई, अगली रिएक्शन गाटरमैन रिएक्शन, तो उसको भी हम जान लेते हैं भाई, यही कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन है, गाटरमैन कोक रिएक्शन है। हाँ तो भाई गाटरमैन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है भाई, इसमें भी हम बात कर लेते हैं। तो गाटरमैन रिएक्शन में हमारे पास होती है एक रिंग बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, ये हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड होता है, और इसको Cu के प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन कराओगे तो भाई यहाँ से H2 निकल जाता है, सॉरी N2 निकल जाता है, और रिंग से डायरेक्टली जाके लग जाता है हमारे पास क्या, Cl, और जो X है वो H के साथ HX निकाल लेगा। कुल मिलाकर यहाँ HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। आई होप चारों टाइप की रिएक्शंस आपने देख रखी हैं। तो अगर उसने कहा भाई सैलिसिलिक एसिड बनना है मेरा, क्या गाटरमैन में बनना है, नहीं बनना। क्या रोजनमोल्ड में बनना है, नहीं बनना। अगर हम देखें क्या सर फ्रीडल क्राफ्ट में बनना है, नहीं बनना। क्या रायमंड डीमन रिएक्शन में बनना, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अगर हम यहां से आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, तो सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, सैलिसिलिक एसिड बनता है व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। तो बिल्कुल एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का तो ऑक्सीडेशन करने के बाद बनता है, एक्चुअली सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो वो रिएक्शन हमारे पास कौन सी होगी, रायमंड डीमन रिएक्शन होगी, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड इन तीनों में से तो कहीं पर भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर इज ए। अब हम चलते हैं अपना अगला, द क्वेश्चन नंबर इज 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये, विच वन इज किलमैन्स रिएजेंट। ओके, डायरेक्ट नाम पूछा है, डायरेक्ट नाम पूछा है, आपको रिएजेंट दे रखे हैं सर R2CuLi, एक्चुअली इसी का नाम किलमैन रिएजेंट होता है, यही होता है हमारे पास किलमैन रिएजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर यही हो जाएगा किलमैन रिएजेंट, पहला ही है। अच्छा सर CH3MgBr, ये RMgX है ना, ये क्या है, ये हमारे पास गिरगनार्ड रिएजेंट है, गिरगनार्ड रिएजेंट है। इसका नाम पूछे तो आप सीधा सीधा गिरगनार्ड रिएजेंट बताएंगे, ठीक है। Bu3SNH, Pu को मतलब ब्यूटाइल होता है, 3 मतलब ट्राई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ब्यूटाइल, ट्राई ब्यूटाइल। SN टिन होता है तो टिन H हाइड्राइड, हाइड्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। इसके अगर हम बात करें, 2 मिथाइल लगे हुए हैं कैडमियम से, तो हम इसको बोल देंगे डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम। ओके ओके सर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आपको गिलमैन रिएजेंट पूछा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी हालांकि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है भाई, लो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। ये भी आपका आसान सा ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, ये हमारे पास CH3COCH3 मतलब कीटोन है, इसका मैं X के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो मुझे CH3CH2CH3 बनना है, CH3CH2CH3 बनना है। तो मुझे ये बता दीजिए सर, मुझे वो X है ना, वो X क्या है ये बताना। क्या वो LiLH4 है, क्या वो NaBH4 है, क्या वो ZnHCl है, या फिर नन है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा इधर देख लीजिए ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होता है CH3C++OH, या आपके पास कोई कीटोन है, कीटोन होता है CH3C++OCH3। इन दोनों को अगर हम रिडक्शन करें ना, तो रिडक्शन 2 तरह से होता है भाई, इसका भी और इसका भी, 2 तरह से रिडक्शन होता है। पहला रिडक्शन ये कि
ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, तो ये बन जाता RCH2OH, RCH2OH। तो भाई बॉन्ड टूटा है ना, बॉन्ड टूटने के बाद एक हाइड्रोजन नीचे और दूसरा हाइड्रोजन ऊपर, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, O से एक हाइड्रोजन, तो CH2OH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। वैसे कीटोन का भी रिडक्शन होता है, कीटोन का होता क्या होता है, RCR है यहाँ पर, एक H यहाँ और दूसरा H यहाँ पर, तो कुल मिलाकर एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल। एक तो ये बनता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सर ये पूरी ऑक्सीजन हटती है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मतलब फिर से दूसरा बॉन्ड टूटता है, फिर हाइड्रोजन नीचे फिर हाइड्रोजन ऊपर, तो कुल मिलाकर ये बन जाता है RCH3 और ये बन जाता है हमारे पास RCH2CH3, सॉरी R। तो आप ऐसे मान के चलिए, फिलहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका 2 तरह से रिडक्शन होता है, एक होता है एल्कोहल में और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन में। तो सर एल्कोहल में ऑक्सीडाइज रिडक्शन करने वाले कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप इसकी रिएक्शन LiAlH4 इस रिएजेंट से कराओ या फिर NaBH4 से कराओ, सर इन दोनों का काम ये होता है कि एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी, अगर LiAlH4 होता है या फिर NaBH4 होता है, NaBH4 होता है, इनका काम एल्कोहल में कन्वर्ट करना। इसके साथ साथ अगर आपको दे रखा है सर H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni या PD या फिर PT, तो इनका काम भी यही होता है कि अगर आप H2 की रिएक्शन करा रहे हो Ni, PD या फिर PT की प्रेजेंस में, तो ये लोग भी एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में ही कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन को ही हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है, डायरेक्ट यहां से ऑक्सीजन हटाया हाइड्रोजन लगाया, तो उसके लिए आपको 2 कंडीशंस करनी पड़ती हैं। पहला होता है हमारे पास, आप ZnHg ले लो, ZnHg जिंक अमलगम बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये, या फिर आप लिख सकते हो क्या NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब एल्कोहलिक KOH ले लो, या फिर और साथ में ग्लाइसिन वगैरह भी होती है। अगर इन दोनों से कराते हो, इन दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी हो और करके ना, इन दोनों में से कोई हो, तो इन दोनों का काम होता है ऑक्सीजन हटाना, सीधा हाइड्रोजन लगाना। और मैं आपको बहुत ही प्यार से बता दूं भैया, अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। और अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो इसका नाम होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो भाई ये चीज आप नोट करके रखेंगे कि अगर 1 2 3 4 5 अगर इन पांचों में से कोई भी है तो एल्कोहल बनाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी होता है, क्लीमेंसन रिएजेंट या फिर वोल्फ-किश्नर रिएजेंट, तो ये आपका क्या बनाते हैं, सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये क्लास 12th वाली रिएक्शन है भाई, ये क्लास 12th वाली रिएक्शन है आपको। तो यहाँ से अगर हम पूछें भाई कि कौन सा इनमें से सही आंसर है, तो भाई LiAlH4 क्या बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल बनाता, क्या एल्कोहल बनना है, नहीं, तो ये हो नहीं सकता। NaBH4 भी एल्कोहल बनाता, क्या एल्कोहल बनना है, नहीं हो सकता। ZnHgHCl ये हाइड्रोकार्बन बना रहा है, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एन हेक्सेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन विद द हेल्प ऑफ, भाई एन हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, किसके बेस पे करना है सर, इसमें तो सीधे सीधे बात है, Cr2O3 के प्रेजेंस में 770 केल्विन पे जब आप हीट करोगे तो आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट रिएक्शन है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं, थोड़ा सा समय को देखते हुए भी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, और 20 हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये हमसे कह रहा है कि विच वन इज लीस्ट स्टेबल, विच वन इज लीस्ट का मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा सर, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, और sp3 के अकॉर्डिंग हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यही तो होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये 3 मेंबर रिंग है सर, 3 3 1 2 3 इस तरह से है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 60, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 90, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए भाई
5 में डिवाइडेड है ना, तो 5 में होगा तो आपका आई थिंक 108 के आसपास हो गया है जो भी है, और यहाँ पर 120 डिग्री होता है। अगर हम ये कहें कि इनमें से कौन सा वाला, भाई एक बात बताओ, मेरा 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए और मैंने उसको खींच के कर दिया 60 कर दिया, है ना, होना चाहिए 109 और 109 से मैंने 60 कर दिया, क्या वो स्टेबल रह पाएगा? वो तो चाहेगा जल्दी से थोड़ा सा धक्का मिले और टूट जाऊं मैं। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्थायी कौन होगा? तो हम कहेंगे सर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सबसे कम स्टेबल होगा और इनके आंसर बहुत अच्छे से हमने यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी है तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हमने वो सारी की सारी यूनिट कर रखी है, क्योंकि फंडामेंटल बेस वहां पर हमने तैयार कर दिया है। अगर आपने वो कर रखा है तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ और नए इंटेंट के साथ, नए जो हमारे पास जितनी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए एक उम्मीद करना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हर किसी के पास भेजिए, भाई आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज मेट है, बैचमेट है, जितने भी हैं सबको भेजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।